दोस्तों यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएससी एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट हाईएस्ट वेटेज वाला कंपोनेंट है जनरल इंग्लिश, क्योंकि इस कंपोनेंट से आपको हर साल लगभग 20 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन काफी स्कोरिंग होते हैं। लेकिन बच्चों को डाउट होता है कि सर किस तरह के क्वेश्चन इस कंपोनेंट से एग्जाम में आते हैं, क्या वो सीजीएल टाइप क्वेश्चन होते हैं, क्या वो रेगुलेटरी बॉडी टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे पीवाईक्यूज ऑफ जनरल इंग्लिश कंपोनेंट फॉर एपीएफसी 2023 एग्जामिनेशन, EOA 2023 एग्जामिनेशन एंड EOA 2021 एग्जामिनेशन। तो वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग यूपीएससी, ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को हमारी 1900 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू बुक बहुत हेल्प करने वाली है इन प्रिपेयरिंग द स्पेशल कंपोनेंट लाइक अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी, आयरन लेबर लॉ, कंप्यूटर अवेयरनेस। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को इन कंपोनेंट के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलने वाले हैं और इस बुक को परचेस करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ओवरऑल एग्जाम की क्वालिटी रिवीजन प्रैक्टिस करना चाहते हैं एपीएफसी एंड ईओ की, तो हमने अपनी टेस्ट सीरीज को भी लॉन्च कर रखा है। इस टेस्ट सीरीज में आप एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे हम आप लोगों को चैप्टर वाइज टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। हर एक कंपोनेंट के टॉपिक वाइज टेस्ट आपके पास होंगे। आपके पास 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, आपके पास सॉल्व पीवाईक्यूज होंगे एपीएफसी एंड ईओ के, आपके पास लगभग एक साल के मंथली करंट अफेयर टेस्ट होंगे और आपके पास वीकली मेंटर टॉक सेशन होगा। तो टोटल आपके पास मोर देन 15,000 प्लस क्वेश्चन होंगे। और दूसरे टेस्ट सीरीज आप लोगों को अट्रैक्टिव डिस्काउंट 87% पे हम ऑफर कर रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको कूपन कोड ईपीएफओ 87 यूटिलाइज करना है। एंड दोस्तों टेस्ट सीरीज को परचेज करने का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पेपर के सॉल्यूशन दिए हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं अपने इंग्लिश सेक्शन के आपके क्वेश्चंस और आज मैं आपको बताने वाला हूं उनके सॉल्यूशन। चले गए तो आज पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे एपीएफसी 2023 एग्जाम में जो हमसे पूछे गए थे एंड विल सी कि इनके सॉल्यूशन क्या बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन गाइस, यू आर गिवन अ सेंटेंस विद वन वर्ड हैज बीन अंडरलाइंड। ओके, सो यू हैव टू फाइंड व्हिच इज द क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। सो वी हैव टू फाइंड द synonym or similar to the word given or the meaning of the word underlined in the passage in the question. So the question is, the essay was badly researched and contained several platitudes and generalizations. So what is platitudes guys? Your options are incorrect statements, imprecise comments, often used and unoriginal ideas, या वेग एंड सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स। तो प्लेटिट्यूड्स क्या होता है गाइस? जो घिसी पिटी बातें, मतलब सिंपल सेंस में जो बार बार जो हर कोई बोलता है। जैसे अगर आपने कोई पॉलिटिशियन की स्पीच सुनी हो तो बहुत सारे देखते हैं, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें ये दूंगा, या तुम अगर हमें सपोर्ट करोगे तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल के रख दूंगा, मैं यहाँ पे हॉस्पिटल बनवा दूंगा, यूनिवर्सिटी बनवा दूंगा, रोड बनवा दूंगा। ये वादे सब करते हैं, वही घिसी पिटी बातें। तो बेसिकली घिसी पिटी बातों को क्या बोलते हैं? प्लेटिट्यूड्स। सो the correct answer here was not incorrect statements या imprecise comments या vague या subjective statements. It basically meant often used and unoriginal ideas. So वही घिसी पिटी बातें, repetitive ideas, वही पुरानी बातें करना जो हमेशा से होती आई हैं, कुछ नया ना होना, उसको बोलते हैं platitudes. Right? तो ये था आपका first question. Second question guys, the judgment of beauty is based on the human capacity for disinterested pleasure in the natural world. के natural world में अगर आप disinterested pleasure अगर आप रखते हो तो ही आप असली ब्यूटी को जज कर सकते हो। ठीक है, डिसइंटरेस्टेड मतलब जब आपका खुद का कोई मतलब सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं होता, उसको बोलते हैं डिसइंटरेस्टेड। एक होता है अनइंटरेस्टेड गाइस, अनइंटरेस्टेड जब आप इंटरेस्टेड नहीं होते। एक डिसइंटरेस्टेड मतलब जब आपका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता। सो द जजमेंट ऑफ ब्यूटी इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन कैपेसिटी फॉर डिसइंटरेस्टेड प्लेजर इन द नेचुरल वर्ल्ड, मतलब विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट। सो इंडिफरेंस, इंडिफरेंस क्या होता है जब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फ्री ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, यस। नॉट केयरिंग फॉर समथिंग, जो किसी की आपको केयर ही नहीं है, या एक्सट्रीमली फोकस्ड। नो, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्री ऑफ ऑल सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब आपका खुद का कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, आपका कोई सेल्फिश वो नहीं है, रीजन नहीं है, आप ब्यूटी को, नेचुरल ब्यूटी को ब्यूटी की तरह जज करते हो, तो वो ह्यूमन कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। सो करेक्ट आंसर फॉर डिसइंटरेस्टेड इज फ्री ऑफ ऑल सेल्फ इंटरेस्ट। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए गाइस, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द 100-year-old कॉलेज बिल्डिंग वाज नाउ इन अ डेरेलिक्ट स्टेट। तो डेरेलिक्ट का उसने क्वेश्चन पूछा था। डेरेलिक्ट होता है गाइस टूटा फूटा पुराना खंडर बन जाना, दैट इज डेरेलिक्ट। तो ऑप्शन दिए गाइस, प्रिजर्व्ड फॉर हिस्टोरिकल वैल्यू, अनसेफ फॉर ऑक्यूपेशन, नेग्लेक्टेड एंड ब्रोकन डाउन, या रिटेनिंग इट्स ओरिजिनल ब्यूटी। तो आई थिंक यू कैन गेस द आंसर। व्हाट इज डेरेलिक्ट? नेग्लेक्टेड एंड ब्रोकन डाउन, जो खंडर बन चुका है, मतलब जिस पे ध्यान नहीं दिया गया और जो टूट के खराब हो चुका है। सो द 100-year-old कॉलेज बिल्डिंग इज नाउ इन अ डेरेलिक्ट स्टेट। के जो 100 साल पुरानी कॉलेज बिल्डिंग थी वो अब बहुत खराब कंडीशन में है, ब्रोकन डाउन, नेग्लेक्टेड और खंडर बन चुका है। सो ऑप्शन सी वाज योर करेक्ट आंसर। चलेगा, इस क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। माई
serendipitous encounter with the man on the bus was to have a profound impact on my life. तो my serendipitous क्या होता है serendipitous? समथिंग विच इज फॉर्चुनेट, मतलब लकी जिसको हम बोलते हैं ना, serendipitous is अचानक से, जैसे बोलते हैं ना कि अचानक से कुछ अच्छा हो गया, एकदम से न्यूज़ आई कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, और दैट इज कॉल्ड serendipitous. So my serendipitous encounter with the man on the bus was to have a profound impact on my life. Fortunate, of historical significance, sudden and abrupt, या chance event. तो जब आपको कुछ एक खुशकिस्मती से जब कुछ मिल जाता है उसको हम बोलते हैं fortunate या serendipitous. So my serendipitous encounter means my fortunate encounter which was pleasant and beneficial for me. So serendipitous का मतलब होता है गाइस fortunate. तो ऐसे ऐसे आपको जो peculiar words है ना गाइस, उनकी तैयारी आपको करनी होती है इन APFC और EPFO AOA एग्जाम के लिए, ठीक है। चले गए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग आवर विक्ट्री टुडे वी मस्ट बी केयरफुल टू अवॉइड अ फीलिंग ऑफ कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंट क्या होता है गाइस? सेटिस्फाइड, संतुष्ट, जो जैसा है बिल्कुल उसी में संतुष्ट रहे, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेसेंट। तो नॉट विद स्टैंडिंग आवर विक्ट्री टुडे, कि आज की जीत को मद्देनजर ना रखते हुए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, मतलब हमें संतुष्ट, सेटिस्फाइड नहीं होना है। तो योर ऑप्शंस आर स्मग एंड सेल्फ सेटिस्फाइड, यस। अ डिफेंसिव एटीट्यूड, डिफेंसिव मतलब अपने आप को सही प्रूव करना नहीं। प्राइड मतलब घमंड या गर्व। फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी, अपने आप को ऊंचा, दूसरों से ऊपर समझना नहीं। द करेक्ट आंसर इज टू बी स्मग एंड सेल्फ सेटिस्फाइड, मतलब खुद से खुश हो जाना कि हमने तो जीत लिया सब कुछ, मतलब सेटिस्फाइड हो जाना। सो कॉम्प्लेसेंट इज टू बी सेल्फ सेटिस्फाइड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब हमें नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या दिया है, अच्छा फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। तो उसने बोला है ईच ऑफ द 5 आइटम्स गिवन बिलो हैज अ फ्रेज गिवन इन इटैलिक्स। आपको एक फ्रेज इटैलिक्स में अंडरलाइन करके दिया हुआ है। चूज द वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द फ्रेज एंड मार्क योर रिस्पॉन्स इन आंसर शीट। तो आपको फ्रेज का मीनिंग बताना है क्या है यहाँ पे। तो चलिए गाइस पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। Her poetry not only succeeds in brilliantly capturing the beauty of nature, but also carries the power to suggest that which is too great and beautiful to be expressed in words, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलते हैं? The unknown, the proscribed, the intangible या the ineffable। तो गाइस क्या होता है? unknown, जिसको आप जानते नहीं हो। अगर आपको देखो ये आपको क्लियरली इनके मीनिंग पता होना चाहिए, अगर इसके मीनिंग नहीं पता होंगे ना देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो अननोन का मतलब क्या होता है? जब आप जानते नहीं हो। प्रोस्क्राइब मतलब जब आप कोई चीज़, प्रिस्क्राइब नहीं है गाइस, प्रिस्क्राइब होता है सलाह या प्रिस्क्रिप्शन देना। प्रोस्क्राइब होता है जब आप कोई चीज़ मानते नहीं हो, व्हेन यू डू नॉट एक्सेप्ट समथिंग। इंटेंजिबल जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता, और इनएफेबल जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो समथिंग टू ग्रेट एंड ब्यूटीफुल टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। इनएफेबल या जिसको हम बोलते हैं इनक्रेडिबल। तो इनक्रेडिबल, इनएफेबल ऐसे याद रखना, ये वो होता है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। So that is ineffable. So option D was your correct answer. चले गए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज वर एम्ड एट रिलीविंग द डिस्ट्रेस ऑफ द होमलेस, द अनएम्प्लॉयड एंड द पॉवर्टी स्ट्रिकन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज का क्या एम था? ताकि बेरोजगार, बेघर और जो गरीबी से जूझ रहे हैं जो सेक्शंस, उनको उनकी मुश्किलों को दूर करना। तो पॉवर्टी स्ट्रिकन को क्या बोलते हैं? गरीबी से जो जूझ रहे हैं। नीडी, इंडिजेंट, डिसएडवांटेज या चैलेंज। चैलेंज और डिसएडवांटेज क्या होता है गाइस? जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं या जो मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, मतलब जो बेसिकली नॉर्मल नहीं होते। नीडी ज़रूरतमंद, लेकिन इंडिजेंट होता है जो गरीबी से मरा पड़ा हो या गरीबी से बुरे हाल हो जिसके, उसको बोलते हैं इंडिजेंट। सो इंडिजेंट मीन्स पॉवर्टी स्ट्रिकन, मतलब गरीबी से जूझ रहे जो सेक्शंस हैं समाज के, उनको बोलते हैं इंडिजेंट। तो इंडिजेंट इज पॉवर्टी स्ट्रिकन या वेरी पुअर, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको हम बोलते हैं, और दैट इज इंडिजेंट। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द ऑर्गेनाइजर्स रिफ्यूज टू अलाउ हिम टू स्पीक एट द फंक्शन सिंस ही वाज नोन टू मेक स्पीचेस दैट टेंडेड टू प्रोवोक एंड इग्नाइट पैशंस। अच्छा, ऑर्गेनाइजर्स ने उनको फंक्शन पे बोलने नहीं दिया क्योंकि उसकी स्पीच लोगों में पैशन भड़का देती थी और लोगों के अंदर इमोशंस आ जाते थे। तो इमोशनल कर देना और मतलब लोगों के अंदर आग भड़का देना। तो भड़काऊ भाषण को क्या बोलते हैं? इररेवरेंट स्पीचेस, इंसेंडियरी स्पीचेस, अनसब्सटैंशिएटेड स्पीचेस या इररेलेवेंट। इररेलेवेंट जो किसी काम की नहीं है, अनसब्सटैंशिएटेड जो बिना प्रूफ के, बिना किसी फैक्ट के बोली जा रही हैं,
इर्रेवरेंट होता है गाइस जो किसी की निंदा में, रेवरेंट होता है किसी की रिस्पेक्ट करना, इर्रेवरेंट जैसे कि रिस्पेक्ट ना करना। तो इर्रेवरेंट मतलब किसी की निंदा करते हुए या किसी की रिस्पेक्ट ना करते हुए कुछ बोलना। लेकिन द करेक्ट आंसर इज इंसेंडियरी। इंसेंडियरी क्या होता है? भड़काऊ। तो भड़काऊ भाषण जो होते हैं ना, जो लोगों के मतलब लोगों को भड़का देते हैं, लड़ने मरने कटने पे मतलब वो कर देते हैं, कंपेल कर देते हैं, उनको भड़काते हैं, तो भड़काऊ भाषण देने को बोलते हैं इंसेंडियरी। तो जो आग लगाते हैं, भड़काते हैं, तो दैट इज इंसेंडियरी स्पीचेस। सो दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, शी वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर हर व्यूज दैट वर ऑफन रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल लोकल इश्यूज एंड इग्नोर मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। के उसके व्यूज को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता था? क्योंकि उसके इश्यूज बड़े रिस्ट्रिक्टेड और स्मॉल लोकल इश्यूज होते थे और नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें वो इग्नोर करते थे। तो रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल लोकल इश्यूज, यूनिलैटरल, इलिबरल, पैरोकियल या लिमिटेड? तो गाइस जो रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल लोकल इश्यूज, नैरो माइंडेड जो होता है ना, उसको बोला जाता है पैरोकियल। तो करेक्ट आंसर इज, एंड यूनिलैटरल एक ही दिशा में, इलिबरल जो लिबरल नहीं है, जो मतलब आज़ाद नहीं है, लिमिटेड मतलब जो रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन पैरोकियल जो नैरो माइंडेड है, जो छोटे दिमाग छोटी सोच से जो चीज़ बोली जाती है उसको, या छोटी सोच को बोला जाता है पैरोकियल। सो हर व्यूज वर पैरोकियल मतलब रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल या लोकल इश्यूज, सो दैट इज कॉल्ड पैरोकियल, राइट। सो पैरोकियल इज छोटी दिमाग, या जिसको हम बोलते हैं ना छोटी सोच वाला, तो उसको पैरोकियल माइंडसेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हेन प्रॉफिट्स बिगैन ड्रॉपिंग स्टीपली ऑल ऑफ अ सडन ही रियलाइज दैट ही ऑट टू वाइंड अप हिज बिजनेस सून। कि जब प्रॉफिट्स गिरने लगे तो उसको समझ आ गया कि उसको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा, और एकदम से गिरने लगे, ड्रॉपिंग स्टीपली ऑल ऑफ अ सडन, तो एकदम से गिर जाने को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटसली। प्रेसिपिटेशन से प्रेसिपिटसली बनते हैं, मतलब बारिश का गिरना या बारिश का होना, नेचुरल प्रोसेस। इंस्टेंटेनियसली एकदम से एक ही क्षण में सब कुछ हो जाना, दैट्स इंस्टेंटेनियसली। कैटेक्लिस्मिकली मतलब विच एंड्स वेरी बैडली, मतलब कैटेक्लिस्मिकली जिसका अंत बहुत ही खराब होता है। लेकिन ड्रामेटिकली एकदम से मतलब सडनली, एकदम से जब कुछ बहुत ही अनबिलीवेबली होने लग जाए। सो द करेक्ट आंसर इज ड्रामेटिकली। सो ड्रामेटिकली व्हेन द प्रॉफिट्स बिगैन ड्रॉपिंग ड्रामेटिकली, एकदम से गिरने लगे प्रॉफिट्स, तो उसको अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। तो प्रेसिपिटसली होता है बरसना, इंस्टेंटेनियसली एक क्षण पे, कैटेक्लिस्मिकली जिसका एंड बहुत खराब होता है, लेकिन ड्रामेटिकली एकदम से, अनबिलीवेबली एकदम से, सडनली एकदम से कुछ हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड ड्रामेटिकली। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। इसमें रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आएंगे गाइज। आपको एक सेंटेंस को ब्रेक करके, जंबल करके 4 पार्ट्स में दिया है PQRS, और आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है, यहाँ पे सही सीक्वेंस क्या बनता है। सो यू आर गिवन 5 sentences with jumbled parts of a sentence and you have to rearrange and find the correct sequence। तो चलिए गाइस पढ़ते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। ये सिंटेक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर उसका प्रेडिकेट आएगा, तो ऐसे होता है। तो बिफोर द जज गिवन दैट ही वाज क्लियरली इनोसेंट वाज इनकॉम्प्रिहेंसिबल हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी। गाइस ये जो ओपनिंग फ्रेजेस होते हैं ना, गिवन दैट, अनटिल, अनलेस, इफ, प्रोवाइडेड, कंसिडरिंग, व्हेन, वाइल, ये जब स्टार्टिंग में यूज होते हैं ना, मतलब इनसे बेसिकली जब ये यूज होते हैं तो सेंटेंस की बिगिनिंग में यूज किए जाते हैं। तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या बनना चाहिए। हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी बिफोर द जज वाज इनकॉम्प्रिहेंसिबल गिवन दैट ही वाज क्लियरली इनोसेंट। नहीं, ये स्टार्ट होगा इससे, क्यू से। सो गिवन दैट ही वाज क्लियरली इनोसेंट, ये कॉन्टेक्स्ट दे रहा है कि क्योंकि वो साफ स्पष्ट रूप से बेकसूर था। His decision to plead guilty before the judge was incomprehensible. So it should be QSPR। है कोई ऑप्शन QSPR का? QPSR, Q के बाद P तो नहीं, क्लियर नहीं, तो QPSR। अब आप जो सोच रहे थे his S से स्टार्ट हो सकता है। Yes, his decision to plead guilty before the judge, तो SP है। SP कोई ऑप्शन नहीं है। His decision to plead guilty was incomprehensible बिफोर द जज, ये भी नहीं बन सकता, और कोई ऑप्शन ही नहीं बनता गाइस। तो करेक्ट सीक्वेंस इज QSPR। सो Q इज फर्स्ट, सेकंड इज S, थर्ड इज P एंड फोर्थ इज R। तो क्या सीक्वेंस बनना चाहिए? गिवन दैट ही वाज क्लियरली इनोसेंट, हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी बिफोर द जज वाज इनकॉम्प्रिहेंसिबल। सो दैट इज द राइट चॉइस, ऑप्शन C इज योर करेक्ट आंसर। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। When your stated principles, it is difficult, are at odds with your ground realities to practice what you preach। सो इसमें ये बन सकता है, देखो 2 ऑप्शन बन सकते हैं गाइस। व्हेन योर स्टडीड प्रिंसिपल्स आर एट ऑड्स विद योर ग्राउंड रियलिटीज, इट इज डिफिकल्ट। सो PRQS, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ PRQS, देन वी हैव टू लुक एट द अदर वे अराउंड।
It is difficult to practice what you preach when your stated principles are at odds with your ground realities. ये भी बन सकता है। तो ऐसे जब हम बनाते हैं तो हमें दोनों क्लॉजेस को आगे पीछे कनेक्ट करके देखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए? It is difficult to practice what you preach when your stated principles are at odds with your ground realities. So QSPR option D is your correct answer. So when इनसे जब हम होते हैं ना तो हमें दोनों क्लॉजेस दोनों साइड देखना होता है। देखो बन सकता था कि ये हम बना सकते थे when your stated principles are at odds with your ground realities, but PR के बाद it is difficult to practice what you preach. So PR QS का कोई ऑप्शन नहीं है, PR SQ है ऑप्शन ए में, लेकिन PR QS नहीं है। So इसलिए वो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और बचा फिर अपने पास Q वाला ऑप्शन। तो QS PR is your correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। पीपल इन डायर नीड, इट इज अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट फॉर असिस्टेंस रीच आउट टू देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। It is a truth universally acknowledged that people in dire need reach out to their friends and family for assistance. हाँ, आई थिंक यही लग रहा है QPSR। QPSR है, यस, ऑप्शन ए QRPS बन सकता है। It is a truth universally acknowledged that for assistance people in dire need reach out to the QRPS। नहीं guys, the correct sequence is it is a truth universally acknowledged that के बाद यहाँ कंजंक्शन आ रहा है, मतलब नया क्लॉज शुरू हो रहा है। तो that for assistance से स्टार्ट नहीं करेंगे, that people in dire need, ठीक है, reach out to their families, friends and family for assistance. So QPSR is the right sequence. Option A is your correct answer guys. So that is that. Question number 14. PQRS. Now, his vengeful by the expression on his face and diabolical nature were clearly revealed. I think his vengeful and diabolical nature were clearly revealed by the expressions on his face. So PRSQ है कोई PRSQ? Yes, option D is your correct answer. तो अगर आपको अपना सीक्वेंस का ऑप्शन मिलता है तो that would be your choice. Otherwise, look for the other options. So यहाँ पे क्या बन रहा था? His vengeful and diabolical nature were clearly revealed. And आ रहा है ना 1+1, तो his vengeful and diabolical nature were clearly revealed by the expression on his face. So option D is your correct answer. Question number 15 guys. Bitter fights between the two rival teams on more than one occasion I have witnessed. तो इसमें क्या बन सकता था guys? I have witnessed, देखो SP का कोई ऑप्शन नहीं बन रहा। आई हैव विटनेस बिटर फाइट्स, S के साथ P का कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो गलत हो गया। अब S के बाद Q आ सकता है। आई हैव विटनेस बिटवीन द टू, नहीं। आई हैव विटनेस्ड ऑन मोर देन वन ओकेजन, यस। सो आई हैव विटनेस्ड ऑन मोर देन वन ओकेजन बिटर फाइट्स बिटवीन द टू राइवल टीम्स। सो SRPQ, SRPQ है, SRQP हो सकता है। आई हैव विटनेस ऑन मोर देन वन ओकेजन्स, नहीं, SRPQ तो नहीं हो सकता, SRQP है। SQRP हो सकता है। आई हैव विटनेस्ड बिटवीन द टू राइवल टीम्स ऑन मोर देन वन ओकेजन बिटर फाइट्स, नहीं। आई हैव विटनेस्ड बिटर फाइट्स, SP है, SP का कोई ऑप्शन ही नहीं है। QP नहीं। RS बन सकता है। ऑन मोर देन वन ओकेजन आई हैव विटनेस्ड बिटर फाइट्स बिटवीन टू राइवल टीम्स, यस। तो ये बनता है अब सही ऑप्शन है गाइज। देखना, ऑन मोर देन वन ओकेजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऑन मोर देन वन ओकेजन आई हैव विटनेस्ड bitter fights, so RS and then P is third, bitter fights between the two rival teams. So that is the correct sequence. और कोई ऑप्शन सीक्वेंस में बन ही नहीं रहा था guys. So that is the only option left and that is your choice. Option B is your correct answer. So on more than one occasion, देखो ये हो सकता था I have witnessed on more than one occasion, ये भी बन सकता था, लेकिन S के बाद R का कोई ऑप्शन नहीं था। SRQP कुछ बन नहीं रहा था, ठीक है। अब उसके बाद बचा फिर RS। तो on more than one occasion I have witnessed bitter fights between the two rival teams. So that is the correct answer. चले गाइज। अच्छा, लास्ट के 5 क्वेश्चंस आपके कॉम्प्रिहेंशन पे दिए हुए थे गाइस, तो ये पढ़ते हैं पैसेज और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे किया जाता है पैसेज सॉल्व? पहले क्वेश्चंस को देखना होता है और फिर अपने आंसर ढूंढने होते हैं। तो लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस फर्स्ट। व्हाट डज एग्रो इकोलॉजिकल रीजन इन द ईस्टर्न घाट्स मीन इन द पैसेज? तो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन इन द ईस्टर्न घाट्स, हमें इसका मतलब ढूंढना है। देयर हैज़ बीन अ रैपिड डिक्लाइन इन माइनर मिलेट कल्टिवेशन बिकॉज, माइनर मिलेट कल्टिवेशन के प्रोडक्शन में बहुत गिरावट देखी गई है, क्यों? वो हमें ढूंढना है। What does a tiny share of grain was processed into value added products mean in the passage? एक फ्रेज दिया हुआ है, a tiny share of grain was processed into value added products, इसका मतलब बताना है। Then the introduction of small scale localized mechanical milling operated by self help groups SHGs was a game changer
इसका क्या मतलब है पैसेज में, हमें ये बताना है। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल लोकलाइज्ड मैकेनिकल मिलिंग ऑपरेटेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसका मतलब बताना है हमें। एंड मिलेट यील्ड हैज़ इंक्रीज्ड, कि मिलेट यील्ड इंक्रीज कैसे हुई है उसका रीज़न बताना है। तो मिलेट यील्ड इंक्रीज क्यों हुई ये बताना है। स्मॉल स्केल लोकलाइज्ड मैकेनिकल मिलिंग ऑपरेटेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसका वाज अ गेम चेंजर, इसका मतलब बताना है। अ टाइनी शेयर ऑफ ग्रेन वाज प्रोसेस्ड इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, इसका मतलब बताना है। रैपिड डिक्लाइन इन माइनर मिलेट कल्टीवेशन, इसका मतलब बताना है। एंड एग्रो इकोलॉजिकल रीजन ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, इसका मतलब बताना है। तो चलिए गाइस, काफ़ी फैक्चुअल पैसेज है, सारे आंसर्स फैक्ट्स पे बेस्ड हैं, तो करते हैं सॉल्व। द मिलेट प्रोजेक्ट ऑफ द MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन हैड 3 ऑब्जेक्टिव्स: टू प्रिजर्व क्रॉप डाइवर्सिटी in local millet varieties, to increase production and the consumption of millets, and to enhance farm income. तो एक तो crop diversity को preserve करना in local millet varieties, increase production and consumption of millets and enhance farm incomes, ये तीन ऑब्जेक्टिव्स थे MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के मिलेट प्रोजेक्ट के। द कोली हिल्स ब्लॉक ऑफ नमक्कल डिस्ट्रिक्ट, द प्रोजेक्ट एरिया इज अ डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल एंड एग्रो इकोलॉजिकल रीजन ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, इसका क्या मतलब हमें ये बताना था। पॉपुलेटेड बाय इनकम पुअर स्केड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड्स, तो द कोली हिल्स ऑफ नमक्कल डिस्ट्रिक्ट, द प्रोजेक्ट एरिया इज अ डिस्टिंक्ट जोग्राफिक एंड एग्रो इकोलॉजिकल, मतलब एग्रीकल्चर भी है और इकोलॉजी भी है, ecological region of eastern ghats populated by income poor scheduled tribe households. So that's the answer. There had been a rapid decline in minor millet cultivation, ये भी हमारे क्वेश्चन है कि why was there a rapid decline. तो there had been a rapid decline in minor millet cultivation and a shift in land use towards more profitable crops, such as cassava, topiaca, pineapple, coffee and pepper. Okay. As the Indian Council of Agricultural Research has pointed out, the area under Nutri cereals has declined steeply in India since the mid 1980s, from 41 million hectares in the 1980s to 24 million, almost आधा हो गया in 2017-18. तो ये क्या हुआ है, the rapid decline in millet cultivation is because there is a shift in land use towards more profitable cash crops. ठीक है, प्रॉफिटेबल क्रॉप जिसको हम बोलते हैं, जैसे कैसावा हो गया, पाइनएप्पल हो गया, कॉफ़ी हो गया, पेपर हो गया, इसलिए मिलेट कल्टीवेशन यहाँ पे कम हो गया था। ये हमारा एक आंसर है। आगे पढ़ते हैं गाइस। The reasons for a shift in land use include low yields. रीजन क्या थे शिफ्ट इन लैंड यूज, लो यील्ड्स, के कम पैदावार हो रही थी, ये है रीजन इसका एक्चुअली गाइस। फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ मिलेट्स इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबोरियस टास्क अंडरटेकन बाय वुमेन। और दूसरा रीजन क्या है, ये बहुत टाइम लगता है मिलेट को क्या प्रोसेस करने में, तो प्रोसेसिंग ऑफ मिलेट्स इज टाइम कंज्यूमिंग एंड laborious task. Additionally, very little was marketed and marketing नहीं होती थी, and a tiny share of grain was processed into value added products. के grain का मतलब जो फसल होती थी उसका बहुत कम हिस्सा वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता था, मतलब उसको हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाते थे, तो मतलब वो सारा ऐसे ही खराब या उसकी मतलब प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं रहती थी। तो ये उसने रीज़न दिया है कि क्यों, और ये हमारे क्वेश्चन भी था ना, टाइनी शेयर ऑफ ग्रेन वाज प्रोसेस्ड इनटू वैल्यू प्रोडक्ट्स, इसका मतलब ज़्यादा कुछ उसका प्रॉफिट उससे नहीं निकलता था, इसलिए उन्होंने मिलेट को ग्रो करना बंद कर दिया, क्योंकि यील्ड कम होती थी, प्रोसेसिंग में टाइम लगता था, लेबोरियस काम था, और दूसरा मार्केटिंग ना होने की वजह से बहुत ही कम हिस्सा मिलेट्स का मतलब इसको हम प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं ना, उसको वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में डाला जाता था। ये एक वजह थी कि वो उन्होंने मिलेट प्रोड्यूस करना कम कर दिया। द प्रोजेक्ट इंटरवीन्ड इन 3 एरियाज, प्रोजेक्ट ने 3 एरियाज में इंटरवीन किया। फर्स्ट, यील्ड एनहांसमेंट, कि एक तो पैदावार अच्छी हो, वॉज अटेम्प्टेड यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिसिपेटरी वेराइटल ट्रायल्स फॉर इम्प्रूव्ड सीड्स, new agronomic practices and new technology. Community seed banks were designed and constructed to conserve, restore, revive, strengthen and improve local seed system. कि ये सब करने के लिए क्या हुआ, एक तो इम्प्रूव सीड यूज़ किए वेराइटल ट्रायल्स के साथ, न्यू एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस यूज़ की, और न्यू टेक्नोलॉजी कम्युनिटी सीड बैंक बनाया, जिससे कंजर्व, रिस्टोर, रिवाइव, स्ट्रेंथन या इंप्रूव कर सकते थे लोकल सीड सिस्टम्स को। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, द कस्टमाइज्ड पोस्ट हार्वेस्ट मशीनरीज, जैसे पल्वराइजर्स और डीहलर्स हो गए, वर इंट्रोड्यूस के। कस्टमाइज्ड पोस्ट हार्वेस्ट, ताकि जितना टाइम ना लगे उसकी प्रोसेसिंग में, ये मशीन इंट्रोड्यूस की गई, जैसे पल्वराइजर होते या डीहलर थे। द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल लोकलाइज्ड मैकेनिकल मिलिंग ऑपरेटेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाज अ गेम चेंजर। ये है गेम चेंजर इसका, कि कस्टमाइज्ड पोस्ट हार्वेस्ट मशीन्स को इंट्रोड्यूस किया गया आपके प्रोडक्शन के और प्रोडक्शन के बाद।
द थर्ड मेजर इनिशिएटिव वाज ट्रेनिंग दी गई. द कॉली हिल्स एग्रो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वर्स फेडरेशन खबब कॉफेड was formed to oversee all activities related to training and value addition. Ready to cook products were branded under the Collie Hills natural food labels and market links established. तो मार्केटिंग भी की गई, उनको ट्रेनिंग भी दी गई सभी ट्रेनिंग एंड वैल्यू एडिशन से रिलेटेड. नेट रिटर्न्स फ्रॉम वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स वर 5 to 10 times हायर देन दोज फ्रॉम ग्रेन्स. कि जो वैल्यू एडिड मतलब प्रोसेस्ड फूड से जो प्रॉफिट आता था वो सिंपल अनाज बेचने से 5 से 10 गुना ज़्यादा था. Yields have risen as a result of improved seeds, agronomic practices and intercropping. इसकी वजह से ये भी हमारा क्वेश्चन है कि yields क्यों इंक्रीज हुई, improved seeds, agronomic practices और intercropping की वजह से. There have been significant improvements in incomes from millet farming. कि बहुत फार्मिंग की वजह मिलेट फार्मिंग की वजह से इनकम्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखी गई है. द शिफ्ट फ्रॉम हैंड पाउंडिंग टू मिलिंग हैज़ रिड्यूस द ड्रजरी फॉर वुमेन एंड इंकरेज मिलेट्स कंजम्पशन. कि औरतों का अब जो काम था मतलब मेहनत बहुत मेहनत लेबोरियस काम था वो अब कम हो गया है मिलिंग की वजह से मतलब मशीन्स की वजह से, और मिलेट कंजम्पशन भी इंकरेज हुआ है. द नंबर ऑफ प्राइवेट मिल्स विद कस्टमाइज्ड डीहलर्स एंड पल्वराइजर्स हैज़ रिजन एंड द टेक्नोलॉजी हैज़ बिन मार्केटेड टू कृषि विज्ञान केंद्र अक्रॉस तमिलनाडु. तो मिलेट को प्रोड्यूस करने के लिए प्राइवेट मिल्स ने डीहलर्स और पल्वराइजर्स को भी अपने पास रखना शुरू कर दिया ताकि वो किराए पे दे पाए. तो ये तक इस पैसेज अब आंसर करते हैं. व्हाट डज एग्रो इकोलॉजिकल रीजन ऑफ द ईस्टर्न घाट्स मीन इन द पैसेज? एरिया मार्क्ड बाय एक्सेसिव एग्रीकल्चरल यील्ड, नहीं एक्सेसिव तो नहीं है. एरिया सुटेबल फॉर डेवलपिंग टूरिज्म, नो. एरिया विद पॉल्यूशन फ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, area meant for sustainable farming that works in tandem with nature. Yes, that's agroecological, agriculture plus ecology. So that is the right answer. Option D is your correct answer. What is agroecological region? The area meant for sustainable farming that works in tandem with nature. Next guys, there has been a rapid decline in millet cultivation because the millet crop requires special manures to grow. Manure की खाद की जरूरत होती है, उसको नहीं. The land of Namakkal district is not suitable for growing millet. No. There has been a shift towards growing more profitable crops. Yes. The land is declared as not climate resilient for production of millet. गलत. The correct answer is there has been a shift टूवर्ड्स ग्रोइंग मोर प्रॉफिटेबल, जहाँ से पैसे ज़्यादा बने ऐसी क्रॉप्स के लिए लोगों ने शिफ्ट कर लिया है अपनी क्रॉप साइकिल को. सो देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट टूवर्ड्स ग्रोइंग मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप्स. ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. Next question guys, what does a tiny share of grain was processed into value added products mean? In the passage, enough was not done for marketing of millet as diverse food product. A small quantity of millet is used with other grains. No. The demand for millet is not very encouraging. नहीं. मिलेट डज नॉट हैव पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स. नो. द करेक्ट आंसर इज उसको सही प्रोसेस नहीं किया जाता था, मार्केटिंग नहीं होती थी एज अ डाइवर्स फूड प्रोडक्ट, तभी उसकी सेल कम होने लगी थी. सो इनफ वाज नॉट डन फॉर द मार्केटिंग ऑफ मिलेट एज अ डाइवर्स फूड प्रोडक्ट. सो अ टाइनी शेयर ऑफ ग्रेन वाज प्रोसेस्ड इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स. सो that is the correct answer. Option A is the correct choice. Next question number 19. The introduction of small scale localized mechanical milling operated by self-help groups was a game changer. What does it mean? Machinery for processing millets is not advanced enough. No. Self-help groups are active in improving machinery for various crops. Maybe. The use of improvised local machines for removing husk from millets has been a turning point for millet farming. Okay. The process of milling the millets is at a small scale. No. Are active in improving machinery. It's not about improving machinery for various crops. It's basically about use of improvised local machinery, custom machines for removing husk from millet. That has been a turning point for millet farming. This has made millet farming very easy and it is not anymore cumbersome for the women who produced or who basically farmed millet. So ये उसने game changer की तरह काम किया है. So option C was your correct answer. And last question guys. Now the millet yield has increased because sustainable farming practices are being followed. Farmers are exporting millet. No. More labor is employed for farming. No. Easy bank loans are available. No. Sustainable farming practices are being followed. Right. Good seed quality, good irrigation facility, millet farming with the help of machines. So that is sustainable farming, and that is what is what has led to increased yield of millet. So option A is your correct answer. तो गाइज ये आपका पेपर था APFC का 2023 में जो एग्ज़ाम वाले दिन आया था. आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे आपको
किस डिफिकल्टी के क्वेश्चंस मिलते हैं, किन सेक्शंस पे आपको फोकस करना चाहिए, स्पेसिफिकली फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन, वोकेबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और दूसरा आपका रीअरेंजमेंट और कॉम्प्रिहेंशन। ये है आपके एरिया ऑफ फोकस, ठीक है, जो आपको ज़रूर टारगेट करने चाहिए थे इंग्लिश लैंग्वेज के। और आज हम डिस्कस करेंगे आपके EOAO 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। अब शुरू करते हैं अपने पेपर और उसके सॉल्यूशंस। तो गाइस ये EOAO का एग्जाम था जो आपसे 2023 में स्टूडेंट से पूछे गए क्वेश्चन थे इंग्लिश लैंग्वेज के, तो वो आज पहले डिस्कस करेंगे। तो पहले उसने बोला है सिंगल फिलर, एक ब्लैंक दिया है और आपको बताना है इनमें से कौन सा यहाँ पे सही फिट बैठता है। ही डैश वॉकिंग पास दिस पर्टिकुलर शॉप फॉर द पास्ट 3 years। अब देखो गाइस, फॉर द पास्ट 3 years है, इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस बन रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हमें क्या लगाना चाहिए, ही वॉज वॉकिंग, ही हैव वॉकिंग, ही हैव बीन। यहाँ पे सॉरी आई ही की जगह यहाँ पे गाइस, यहाँ पे आई थिंक जो एग्जाम में था ना वो यहाँ पे ही की जगह आई था यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से ये गलत हो गया। यहाँ पे ही की जगह पे आई था, आई डैश वॉकिंग पास दिस पर्टिकुलर शॉप फॉर द पास्ट 3 years, और यहाँ पे क्या आना चाहिए था इसके साथ, आई हैव बीन वॉकिंग पास दिस पर्टिकुलर शॉप फॉर द पास्ट 3 years। तो ये था आपका मतलब ये आई के लिए हमें कौन सा टेंस यूज करना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और आई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या यूज करते हैं, हैव बीन। ठीक है, चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल इफेक्ट्स कैन बी कनेक्टेड विद इमीडिएट कॉजेज बट इट डैश वेदर दे प्रोवाइड द होल एक्सप्लेनेशन। ऑल इफेक्ट्स कैन बी कनेक्टेड विद इमीडिएट कॉजेज बट इट डैश वेदर, वेदर कब यूज होता है इस अनसर्टनिटी में, या ये या वो, तो वेदर दे प्रोवाइड द होल एक्सप्लेनेशन। सो बट इट इज डाउटेड, इट इज अ डाउट, इट मे बी अ डाउट, या इट मे बी डाउटेड। यस गाइज, इट इज डाउटेड वेदर, इट इज अ डाउट वेदर, इट मे बी अ डाउट। ठीक है, मे बी अ डाउट तो कोई सेंस नहीं बनता, इट इज अ डाउट नहीं होता। इट मे बी डाउटेड मतलब शक किया जा जाएगा, या इट इज डाउटेड या शक है, तो हमें क्या यूज करना होता है, इट इज डाउटेड वेदर दे प्रोवाइड द होल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करते हैं गाइस, वर्ब यूज करते हैं। तो इट इज डाउटेड वेदर दे प्रोवाइड द होल एक्सप्लेनेशन और नॉट, बेसिकली ये सेंस होती है। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए गाइस, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बर्ड डैश बेटर देन टू इन द बुश। ये तो गाइस एक ईडियम है बहुत कॉमनली यूज्ड कि अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, कि भाई लालच बुरी बला है, बेसिकली जो हिंदी में बोलते हैं ना, कि हाथ में एक जो बर्ड है वो बेटर है ना कि झाड़ियों में जो दो आपको दिख रहे हैं, वो एक छोड़ के दो के पीछे भागोगे वो भी खो दोगे। तो सुनी होगी ग्रीडी डॉग वाली कहानी सभी ने, तो वही उसी पे कहावत है ये। तो अ बर्ड इन हैंड, अ बर्ड टू हैंड, अ बर्ड हैंडी, या बर्ड इन वंस हैंड। तो अ बर्ड इन वंस हैंड नहीं, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ये पूरा ईडियम बनता है यहाँ पर। तो अ बर्ड इन हैंड, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज अगेन योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट गाइस, ह्यूमन हिस्ट्री इज एम्पल प्रूफ दैट ह्यूमन एम्बिशन डैश नो लिमिट्स, कि हमारी हिस्ट्री में ये बहुत बहुत प्रूफ है इस चीज़ के कि ह्यूमन की एम्बिशन की कोई लिमिट नहीं है। ह्यूमन एम्बिशन जहाँ तक मुझे लग रहा है नोज नो लिमिट आना चाहिए, है कहीं पे, यस, नोज नो लिमिट, कीप्स नो लिमिट, क्रॉसेज नो लिमिट, मार्क्स नो लिमिट, या नोज नो लिमिट, के भाई ह्यूमन एम्बिशन जो है, हमारी चाहत जो है वो इसकी कोई सीमा नहीं होती, हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। सो ह्यूमन हिस्ट्री इज एम्पल प्रूफ दैट ह्यूमन एम्बिशन नोज नो लिमिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाता है और इसकी कोई सीमा नहीं जानते, तो नोज नो लिमिट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलेगा, इस क्वेश्चन नंबर 5। गुड हिस्ट्री प्रेजेंट्स सेवरल पर्सपेक्टिव्स ऑन अ पीरियड बट दीज डाइवर्जेंट व्यूज मस्ट डैश इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। कि अच्छी हिस्ट्री एक पीरियड पे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देती है, लेकिन डाइवर्जेंट व्यूज को एक इंटीग्रेटेड होल में आपको कन्वर्ट करना होता है पूरी हिस्ट्री को समझने के लिए। तो मस्ट बी मेड इनटू, मस्ट बी फ्यूज्ड इनटू, फ्यूज्ड इनटू तो हो ही नहीं सकता, फ्यूज का मतलब भी होता है कनेक्ट करना, मस्ट फिट इनटू, या मस्ट बी बैलेंस्ड इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। तो यहाँ पे गाइस क्या आना चाहिए, गुड हिस्ट्री प्रेजेंट सेवरल पर्सपेक्टिव्स ऑन अ पीरियड बट दीज डाइवर्जेंट व्यूज मस्ट फिट इनटू, फिट नहीं, मस्ट बी बैलेंस, या मस्ट बी मेड इनटू, मस्ट बी बैलेंस इनटू एन इंटीग्रेटेड होल होना चाहिए गाइस, या मस्ट बी मेड इनटू। तो मस्ट बी द हिस्ट्री, देखो गुड हिस्ट्री जब पढ़ रहे होते हो आप, तो इट हैज टू बी मेड इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। गुड हिस्ट्री प्रेजेंट सेवरल पर्सपेक्टिव्स ऑन अ पीरियड बट दीज डाइवर्जेंट व्यूज मस्ट बी मेड इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। सो ऑप्शन ए इज अगेन योर करेक्ट आंसर। आगे उसने गाइस एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया था, इस पे 5 क्वेश्चन थे, तो पहले हम क्वेश्चन देखेंगे फिर अपने कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करेंगे गाइस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज होल्ड्स अ कॉमन की पोजीशन इन द यूनाइटेड नेशंस एजेंडा 2030। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज होल्ड्स अ कॉमन की पोजीशन, एनवायरमेंट, जेंडर, ग्लोबलाइजेशन, एजुकेशन। देखते हैं, पढ़ के समझ आएगा, लेकिन कीवर्ड क्या है, यूनाइटेड नेशन के एजेंडा 2030 में क्या कॉमन की पोजीशन है इनमें से।
किस चीज़ की कॉमन की पोजीशन है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये उसने पूछा है कि एजुकेशन में रोल क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजुकेशन का रोल क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ये उसने पूछा है। फिर उसने पूछा है वी लिव इन अ हाईली इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, व्हाट डज दिस फ्रेज मीन, कि हम हाईली इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, मतलब ग्लोबलाइजेशन के ऊपर होने वाला है जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़। ये सेंटेंस हमें देखना पड़ेगा एग्जाम में, मतलब पैसेज में। The world's life supporting resources are being depleted at a faster rate than ever before. What does this phrase mean? कि जो resources हैं हमारे अभी नॉन रिन्यूएबल जो resources हैं वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, तो यही इसका क्या मतलब है वो ढूंढना है। और there is an increasing recognition of the importance of global citizenship because कि क्यों global citizenship की को recognition दी जा रही है, increasing recognition मिल रही है उसको, उसका रीज़न हमें ढूंढना है। तो चलिए गाइस अब पढ़ते हैं पैसेज और इनको सॉल्व करते हैं। The world's life supporting resources are being depleted at a faster rate than ever before. ये पहला ही सेंटेंस में आ गया आपका क्वेश्चन, यही बोला है उसने। We have to change our practices and those of the world as a whole towards more sustainable future. तो बहुत जल्दी रिसोर्सेज खर्च हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो इसलिए हमें अपनी आदतों को, प्रैक्टिसेस को बदलना पड़ेगा और एक सस्टेनेबल फ्यूचर की टुवर्ड्स जाना पड़ेगा एज अ होल, मतलब एज अ होल वर्ल्ड। To give us an idea about the dimensions of change, the General Assembly of United Nations has announced its Agenda 2030. The 17 Sustainable Development Goals describe the framework of our common global efforts. Okay, SDG goals आए हैं। Within each goal, education holds a key position. ये रहा आपका एक आंसर कि इनमें से कॉमन की पोजीशन किसकी है? एजुकेशन की। ऑफ कोर्स एजुकेशन एंड लर्निंग डू नॉट फंक्शन इन आइसोलेशन, कि एजुकेशन और लर्निंग अलग अलग नहीं, या अकेले सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। In a traditional sense, they help to understand the world one lives in and prepare all for a job market. पढ़ने से क्या समझ आता है कि दुनिया के बारे में पता चलता है, दुनिया में क्या हो रहा है, और आपको तैयार करता है फॉर अ जॉब मार्केट विद बोथ इंट्रिंसिक एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़, जहाँ पे आपको जॉब मार्केट के बारे में, ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में इंट्रिंसिक और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ सीखने को मिलती हैं एजुकेशन से। व्हाट आर द मेनी रोल्स ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एजुकेशन के क्या रोल्स हैं? इट्स पर्पज इज ट्रांसफॉर्मेटिव इन नेचर, कि भाई ये बदल के रख देता है, इन द सेंस दैट इट शुड वाइडन वंस वर्ल्ड व्यू, के दुनिया की आदमी की सोच खोलता है, सोच को, वर्ल्ड व्यू को समझाता है। मेक वन क्वेश्चन अनसस्टेनेबिलिटी को सवाल उठाता है, एंड हेल्प वन बिल्ड कॉम्पिटेंसीज टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस एंड बी अकोमोडेटेड इनटू अ ग्लोबल सिस्टम। ये करता है एजुकेशन, आपको ट्रांसफॉर्म करता है। एक तो वर्ल्ड व्यू समझाता है दुनिया में क्या हो रहा है, अनसस्टेनेबिलिटी को सवाल उठाना समझाता है, और ऐसी कॉम्पिटेंसीज को बिल्ड करना सिखाता है जो ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं, एंड इट कैन बी अकोमोडेटेड इनटू अ ग्लोबल सिस्टम। बियॉन्ड दिस, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट means integrating the future as a specific dimension of our learning activities and teaching. के इससे ज़्यादा एजुकेशन का और एक रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वो हमारी लर्निंग और टीचिंग एक्टिविटीज़ में एक स्पेसिफिक डायमेंशन की तरह डिस्कस करता है, फ्यूचर क्या होना है, आगे क्या करना है हमें। सो हाउ टू बिल्ड अ सस्टेनेबल फ्यूचर मस्ट प्ले अ सेंट्रल रोल इन एजुकेशनल प्रोसेसेस, कि सस्टेनेबल फ्यूचर कैसे क्रिएट करें, ये एक सेंट्रल रोल होना चाहिए एजुकेशनल प्रोसेसेस का। Now, globalization, which is sometimes merely seen as global capitalism, has an inevitability about it. कि भाई ग्लोबलाइजेशन जो लोगों को जो कैपिटलिज्म लगता है, लेकिन वो होना तो है ही, इनेविटेबल है, वो दुनिया तो आगे बढ़नी ही है। वेदर वी लाइक इट और नॉट, वी लिव इन अ हाईली इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। चाहे हमें पसंद आए या ना आए, हम एक इंटरडिपेंडेंट और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं। इट इज़ नाउ वेल रिकग्नाइज्ड दैट 21st century challenges are global in nature and require global cooperation beyond national boundaries. सबको समझ आ चुका है कि 21st सेंचुरी में जो चैलेंजेस हैं वो ग्लोबल हैं, और उनके लिए ग्लोबल कोऑपरेशन की ही ज़रूरत पड़ने वाली है। इन अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेंस, वी हैव टू सी आवरसेल्व्स एज सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, कि हमें, अगर हम डेवलपमेंट सेंस में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेंस में बात करें, तो हमें अपने आप को एक ग्लोबल सिटीजन समझना चाहिए और रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली करना चाहिए टू द ग्लोबल चैलेंजेस इन द प्रेजेंट सेंचुरी। इनफैक्ट ग्लोबल चैलेंजेस हैव एक्सपैंडेड द वेरी नोशन ऑफ सिटीजनशिप इटसेल्फ, कि ग्लोबल चैलेंजेस ने दुनिया के सिटीजनशिप के नोशन को ही बदल के रख दिया। मतलब जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट इंडिया में है, वही चाइना में भी होगा, जापान में भी होगा, रशिया में भी होगा, यूएस में भी दिखेगा, यूरोप में भी दिखेगा, अफ्रीका में तो दिखेगा ही। तो ये है, मतलब जब ग्लोबली सोचो, आप सिर्फ अपने अपने देश की नहीं, अपने लोकल रीजन की नहीं, देर इज़ एन इंक्रीजिंग रिकग्निशन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप। कि भाई ग्लोबल सिटीजनशिप का मतलब क्या है, कि दुनिया के बारे में सस्टेनेबल हमें बनना है, दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें सस्टेनेबिलिटी समझनी है। तो चलिए गए सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज होल्ड्स अ कॉमन पोजीशन इन द यूनाइटेड नेशंस एजेंडा? एनवायरमेंट, जेंडर, ग्लोबलाइजेशन या एजुकेशन? क्लियरली एजुकेशन इज द
विनर है और एजुकेशन इज द करेक्ट आंसर। तो उसने मेंशन भी किया और हमने मार्क भी किया था। ये होता है गाइस रिवर्स रीडिंग से। जब आप पैसेज से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हो आपको पता चलता है आपको ढूंढना क्या है, कीवर्ड्स आपको मालूम होते हैं और आपको ये भी पता होता है कि टारगेट कहाँ करना है आपको, और एक ही रीडिंग में आप सारे आंसर ढूंढ पाते हो। तो रिवर्स रीडिंग को प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है आपके एग्जाम के लिए। चलिए गाइस आगे देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट? एजुकेशन विल डेवलप मल्टीपल competencies for sustainable development among people all over the world. Oh, yes. Education will provide books to read on sustainable development. No. Education will increase the global capital. No. Education will reduce interdependence of the people. No, it will increase it. The correct answer is again option number A. Education will develop multiple competencies for sustainable development among people all over the world. Next question, guys. We live in a highly interconnected and interdependent world. What does this phrase mean in the passage? We are now more connected and dependent upon each other for our survival. The means of transport have become faster. No. We have become dependent on other countries. No. We are facing challenges from globalization. No. We are more connected and dependent because of the climate change and sustainability. We are dependent and connected with each other for our survival. So that is what interconnected and interdependent world means. Okay. Next question, guys. The world's life supporting resources are being depleted at a faster rate than ever before. What does this phrase mean? Today we are facing an acute shortage of food products. No. Medical health system are deteriorating. No. The natural resources necessary to sustain life are reducing drastically. Yes. Human life is becoming more dependent on support of technology. No. So guys, बाकी तीनों के बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं था पैसेज में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। द नेचुरल रिसोर्सेज नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ आर रिड्यूसिंग ड्रास्टिकली। That's the correct answer. So option C is the right choice. Question number 10 पे चलते हैं. There is an increasing recognition of the importance of global citizenship because people want to travel more and live different part of the world. No, it will unite people from all over the world to face challenges of 21st century. Yes. People believe that there is a future in foreign countries. No. People will cooperate with each other to save themselves from natural disasters. No. The correct answer is it will unite people from all over the world to face challenges of the 21st century. That's the correct answer. चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 11। अब आगे उन्होंने हमें क्या दिया हुआ था गाइस? अच्छा, आपको सेंटेंस 1 S1 और S6 दिया हुआ है। S1 और S6 दिया हुआ है, फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, और हमें बीच में जो 4 सेंटेंसेस आने हैं उनको PQRS करके दिया, हमें बताना है क्या सही सीक्वेंस होना चाहिए। इनमें क्या होता है गाइस, आप इनको पढ़ के चलो, आपको अगर फर्स्ट मिल जाए या लास्ट मिल जाए ना, आप अपने ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए गाइस पढ़ते हैं। जियोलॉजिकल मैपिंग when properly done demands skill and judgment. Okay, and nothing is more naive than to believe that a field geologist should gather only facts, the interpretation of which is to be made at a later date. All right, so अब पढ़ते हैं इसके geological mapping when properly done demands skill and judgment. While the field work progresses, he should conceive as many interpretations as are consistent with the known facts. ही तो नहीं आ सकता क्योंकि किसकी बात हो रही है, वो बात ही नहीं है यहाँ पे। As the field work progresses, the larger geological picture begins to unfold. Experience and judgment are essential if the geologist is to evaluate properly the vast number of facts gathered from thousands of outcrops. All right. Such mapping requires keen observation and a knowledge of what data are significant. Yes. And above all, the field geologist must use the method of working multiple hypotheses to deduce the geological structure. Above all, I think first sentence क्या होना चाहिए guys? Such mapping requires, I think first होना चाहिए R इसमें, R, then उसके बाद Q, ठीक है, फिर उसके बाद S, and while the field work progresses, he should conceive as many interpretation. Nothing is more naive than to believe. Yes guys, correct answer is option number B. आपको फर्स्ट सेंटेंस मिल गया, फर्स्ट सेंटेंस शुड बी R. सच मैपिंग, क्योंकि देखो फर्स्ट सेंटेंस में जियोलॉजिकल मैपिंग की बात हो रही है और यही से कनेक्ट बन रहा है इसका। तो as such mapping requires keen observation and a knowledge of what data are significant. फिर आना चाहिए क्यों, as the field work progresses, the larger geological picture begins to unfold. Experience and judgment are essential if the geologist is to evaluate properly the vast number of facts gathered from thousands of outcrops. Yes. So option R से ही बन रहा था, ना S से स्टार्ट हो सकता, ना P से स्टार्ट हो सकता, Q का कोई ऑप्शन है ही नहीं, और R बचा, और R से आपका ऑप्शन B बनता है। तो ऑप्शन को यूज करिए इनको सॉल्व करने के लिए गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। सेम कॉन्टेक्स्ट है। Under the colonial regime, basic infrastructure such as railways, ports, water transport, posts and telegraphs did develop. Or last sentence, naturally, therefore, these areas remained inaccessible to
the people. अब पढ़ते हैं. There always remained an acute shortage of all-weather roads to reach out to the rural areas during the rainy season. The roads constructed in India prior to the advent of British rule were not fit for modern transport. Okay. However, the real motive behind this development was not necessarily to provide basic amenities to people, but to subserve various colonial interests. Yes. The roads that were built primarily served the purpose of mobilizing the army within India, drawing out raw materials from countryside to the nearest railway station. I think first sentence क्या बन रहा है? Colonial regime के basic infrastructure it did develop, लेकिन इसके पीछे सही development का necessary not to provide this. हाँ, तो आई थिंक फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए गाइस यहाँ पे आर, फिर होना चाहिए क्यों, were not fit for modern transportation. फिर आना चाहिए yes, primarily served the purpose of this. Then P, there always remained acute shortage of all-weather road to reach out to rural areas, and naturally therefore these areas remained inaccessible. तो यही बात हो रही है. तो I think again first sentence should be R, second sentence should be Q, third sentence should be S, and fourth sentence should be P. तो R Q S P ऑप्शन D is your correct answer guys. एक से स्टार्ट हो रहा था, मैं कंफर्म कर रहा था कि फर्स्ट के साथ सारा सीख, एक बार आपने जो फर्स्ट सेंटेंस मिल गया फिर कनेक्ट करके देखो कि कनेक्ट किसके साथ सही बन रहा है. तो आर क्यू एस पी इज द राइट सीक्वेंस. चलेगा इज नेक्स्ट क्वेश्चन. कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री इज नेसेसरी बट इट इज एट बेस्ट अ टेंटेटिव रिकॉर्ड. कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री मतलब अभी की जो हिस्ट्री है वो जरूरी है, लेकिन एट बेस्ट इट्स जस्ट अ टेंटेटिव रिकॉर्ड. और S6 बोला सम potentious events can be seen to be so from the moment of their occurrence, like the discovery of the new world. Others of comparable momentousness are hidden in obscurity. The relevance of the issue of proportion is significant. Okay, it possesses indeed a massive supply of public record, but it necessarily lacks the inner knowledge of politicians, minds of planners' proposals, and scientists' discoveries of technicians' breakthroughs. It also lacks perspective since it is bereft of sense of proportion. Yes, it is impossible over just a few years of observation to estimate accurately the significance of various events. Yes, guys. So I think फर्स्ट सेंटेंस मुझे लग रहा है सेंटेंस एस होना चाहिए. एस से एक ही ऑप्शन बन रहा है. पहला होना चाहिए एस, इट इज इम्पॉसिबल ओवर जस्ट अ फ्यू इयर्स टू ऑब्जर्वेशन टू एस्टिमेट एक्यूरेटली द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस इवेंट्स. फिर आना चाहिए गाइस आपका आर, इट ऑल्सो लैक्स perspective since it is bereft of sense of proportion. फिर the relevance of issue of proportion is significant. It possesses indeed a massive supply of public record and so, and then some potential events can be seen. So yes, so option B is your correct answer. S से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, and that is option number B. So option B is your correct answer. S R P Q. चलिए guys, next question. Income inequality in less developed countries is worse than most estimates. Income inequalities in less developed countries is worse than most estimates. Okay, the tax regime in these countries needs to be progressive and futuristic. चलिए, there is a staggering level of difference between the income metrics and the actual income of the prosperous in such countries. Yes, the effective tax rates are not really progressive. No, they need to be re-engineered to bring into the tax net the enormous sums of missing income, and they are even less so with regard to wealth. I think फर्स्ट क्या बनना चाहिए? फर्स्ट बनना चाहिए मेरे ख्याल से P, फिर बनना चाहिए Q, yes, फिर बनना चाहिए S, P, Q, फिर आना चाहिए S, और फिर आना चाहिए री-इंजीनियर्ड टू ब्रिंग इनटू द टैक्स नेट, द टैक्स रजिस्टर. और आज हम डिस्कस करेंगे जो 2021 में EO एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आज इस सेशन में हम डिस्कस बारे में. अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे. तो गाइस PYQ जो 2021 में आते थे, मतलब 21 तक बिल्कुल अलग पैटर्न था इस पेपर का. इस 21 तक वो 5 सिनोनिम पूछते थे, 5 एंटोनिम पूछते थे, 5 वो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पूछते थे, 5 फिल इन द ब्लैंक्स पूछते थे. बड़ा सिंपल होता था, ठीक है. इसमें टोटल करने में 10 मिनट नहीं लगते थे इसमें. लेकिन 23 में उन्होंने क्या किया, पैटर्न चेंज कर दिया. बट जस्ट इन केस आपकी बार यू डोंट नो क्या पैटर्न आएगा, तो ये भी प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, बुरा नहीं है. तो गाइस टेक इट एज अ प्रैक्टिस सेशन, एज एन अंडरस्टैंडिंग के कैसे क्वेश्चन पास्ट में आते रहे हैं, किस लेवल डिफिकल्टी लेवल. बट ये EO का एग्जाम है. तो चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन है आपको
उसने क्या दिया, यू हैव गिवन अ सेंटेंस विद द वर्ड अंडरलाइंड, यू हैव टू फाइंड द ऑप्शन दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग। अच्छा, एंटोनिम ढूंढना, ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है गाइस, जो अंडरलाइन वर्ड है ना उसका उल्टा ढूंढना है। तो चलिए गाइस ये डायरेक्शन ध्यान से पढ़ा कीजिए, क्योंकि उसी में आपकी कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो शी ऑलवेज ऑर्गेनाइजेस लेविश पार्टीज ऑन बर्थडेज। अब उसने ऑप्शन दिए थे लेविश के, फ्रूगल, डिसेंट, चीप या स्ट्रेंज। ठीक है, लेविश क्या होता है गाइस, खर्चीला, जो बहुत खर्चता है पैसे, अंधे पैसे खर्चता है, दैट्स कॉल्ड लेविश। तो लेविश का उल्टा क्या होगा, फ्रूगल। फ्रूगल क्या होता है, जो ज़्यादा पैसे नहीं खर्चता, मतलब जो पैसे बचा के रखता है। डिसेंट होता है ठीक ठाक, चीप सस्ता, स्ट्रेंज अजीब सा। लेकिन लेविश का ऑपोजिट चीप नहीं होगा, क्या होगा, फ्रूगल। लेविश जो बहुत पैसे खर्चता है, खर्चीला, फ्रूगल जो पैसे बचाता है। सो फ्रूगल इज स्पेंड, जो ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं करता। तो लेविश का ऑपोजिट क्या होगा यहाँ पर, फ्रूगल। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सोल्जर वाज ग्रेटली प्रेज्ड फॉर हिज वैलर। वैलर क्या होता है गाइस, मतलब उसकी बहादुरी, ठीक है, जो उसका शौर्य जिसको हम बोलते हैं, शौर्य इज वैलर। तो ही वाज प्रेज्ड फॉर हिज वैलर। अब वैलर का उल्टा क्या होगा गाइस, ऑपोजिट, हमें ऑपोजिट ही ढूंढना है ना। हाँ, तो क्लमजीनेस, क्लमजीनेस क्या होता है गाइस, गंदगा, गंदी, मतलब जो वो होता है, डर्टी होता है, उसको क्लमजी बोलते हैं। कावर्डिस, मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड या अगली, अगली नहीं, डर्टी, इसको बोलते हैं क्लमजीनेस। कावर्डिस होता है, आपको पता है कावर्ड से बनता है, बुजदिली, सेल्फिशनेस, अपना अकेला वो देखना, अपना फ़ायदा देखना। टैक्टलेसनेस, जिसमें कोई टैक्ट नहीं है, कोई स्किल नहीं है। तो वैलर का ऑपोजिट क्या होगा गाइस यहाँ पर, कावर्डिस। कावर्ड, कावर्ड आपने सुना होगा, कावर्ड क्या होता है, बुजदिल, कावर्डिस वहीं से आता है कावर्ड। तो कावर्डिस इज बुजदिली। तो वैलर का ऑपोजिट क्या बनता है यहाँ पे, कावर्डिस। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, दीज रीजन्स आर वेरी फर्टाइल। फर्टाइल क्या होता है गाइस, उपजाऊ। तो उपजाऊ का ऑपोजिट क्या होगा गाइस, स्टेराइल, एरिड, बैरन या फिर प्रोडक्टिव। ठीक है, तो स्टेराइल और एरिड क्या होता है गाइस, जहाँ पे आपको पानी मिल जाता है थोड़ा बहुत। प्रोडक्टिव जो काम का है। लेकिन बैरन क्या होता है गाइस, बैरन होता है बंजर। ठीक है, तो फर्टाइल का ऑपोजिट क्या होगा यहाँ पर, बैरन। ठीक है, तो बैरन इज मतलब जो बंजर होता है, जहाँ पे फसल या खेती वगैरह, पेड़ वगैरह नहीं उगते। तो बैरन लैंड उसको बोलते हैं जहाँ पे पेड़ वगैरह नहीं होते। फर्टाइल जहाँ पे उपजाऊ जमीन होती है। तो बैरन इज द ऑपोजिट ऑफ फर्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सम सिक इमिग्रेंट्स वर डिटेन्ड एट द एयरपोर्ट। इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट गाइस क्या होते हैं, जो बाहर किसी दूसरे देश से अपने देश में आते हैं, उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। या किसी देश में वो मतलब जाते हैं, तो उसको उस देश को, उस देश के इमिग्रेंट होते हैं वो। तो अंदर आने वालों को इमिग्रेंट बोलते हैं। तो इमिग्रेंट का ऑपोजिट सेटलर्स, नेटिव्स, वेगाबॉन्ड्स या फॉरेनर्स। फॉरेनर्स होता है जो बाहर से आते हैं। वेगाबॉन्ड्स जो लूटपाट करते हैं, मतलब धोखाधड़ी करते हैं। नेटिव्स जो उस जगह के ही लोग होते हैं। सेटलर जो बाहर से आते हैं। सो गाइस बाकी सारे अलग थे, सिर्फ नेटिव होता है। इमिग्रेंट जो बाहर से आया है, नेटिव जो उसी देश का है, तो उसी देश का को हम क्या बोलते हैं, नेटिव्स। ठीक है, तो ऑपोजिट हमें ढूंढना है यहाँ पे। तो इमिग्रेंट का, इमिग्रेंट जो बाहर से आया है, नेटिव जो यहीं का है। तो नेटिव इज द राइट ऑपोजिट ऑफ इमिग्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चंस वर सो एलिमेंट्री दैट एनीवन कुड पास द टेस्ट। एलिमेंट्री क्या होता है, बिल्कुल एलिमेंट्री स्कूल होता है ना, बिल्कुल बचपन के, सिंपल लेवल, मतलब किड लेवल के, तो बेसिक लेवल के। तो एलिमेंट्री का ऑपोजिट अनयूजुअल, प्राइमरी, नाइव या एडवांस्ड। अनयूजुअल होता है अजीब सा, प्राइमरी होता है शुरुआत में, नाइव होता है नासमझ, नाइव बोलते हैं नासमझ को, और एडवांस्ड होता है हायर लेवल का। तो एलिमेंट्री का ऑपोजिट क्या होगा यहाँ पर, एडवांस्ड। सो दैट इज द राइट चॉइस। चलिए गाइस नेक्स्ट, अब उसने क्या दिया था, एवरी सेंटेंस इज गिवन विद अ ब्लैंक एंड 4 वर्ड्स आर गिवन इन द आफ्टर द सेंटेंस। सेलेक्ट द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट यू कंसिडर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस। फिल इन द ब्लैंक्स है बेसिकली, सिंपल, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। चलिए, तो क्वेश्चन है, इट इज़ टाइम यू वेंट आउट एंड डैश योर ओन लिविंग। तो वक्त हो चुका है कि तुम्हें अब बाहर निकल के अपने खुद की कमाई करनी, खुद की ज़िंदगी कमानी चाहिए। तो इट इज़ टाइम यू वेंट आउट एंड अफोर्ड, अर्नड, गेंड या वन। वन होता है जीतना, गेन होता है लाभ लेना, अफोर्ड होता है किसी चीज़ को अफोर्ड करना, मतलब हम पैसे से कोई चीज़ अफोर्ड करते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी को कमाया जाता है। सो इट इज़ टाइम यू वेंट आउट एंड अर्नड योर ओन लिविंग आएगा यहाँ पे, कि अपनी रोज़ी रोटी खुद कमाओ, अपनी रोज़गारी खुद कमाओ। तो कमाना होता है, अफोर्ड करना नहीं होता, कमाना। सो अर्नड इज़ द राइट वर्ड है। सो इट इज़ टाइम यू वेंट आउट एंड अर्नड योर ओन लिविंग। नेक्स्ट, द एलिफेंट फेल इनटू अ डैश द हंटर्स हैड सेट। कि हाथी एक हंटर्स के बिछाए हुए जाल में फंस गया। तो ट्रैक, ट्रैप, ट्रिक या ट्रंक। ट्रंक तो होता है सूंड, ठीक है, या ट्री ट्रंक होता है, ट्री का तना। ट्रिक होती है चाल,
चाल में फंस गया, ट्रैक में फंस गया या ट्रैप में। तो द हैड सेट किया हुआ था, तो ट्रैप को सेट किया जाता है, मतलब उसके अंदर फंस जाना। ट्रिक होता है चाल, चाल में फंसना। हाथी क्या चाल में फंसेगा, हाथी तो जाल में फंसेगा। तो ही गॉट ट्रैप्ड इन अ इनटू अ ट्रैप दैट हंटर हैड सेट। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ड्रेस इजंट रियली टाइट, इट विल डैश व्हेन यू वॉर्न इट। कि ड्रेस इतनी टाइट नहीं है, तुम पहनोगे तो थोड़ा आई थिंक लूज हो जाएगी। बेंड हो जाएगी नहीं, एक्सपैंड हो जाएगी हो सकता है। स्क्वीज होता है मतलब दबा देना, नो। स्ट्रेच हो जाएगी, यस गाइस। एक्सपैंड होता है किसी को खींच के लंबा कर देना, लेकिन स्ट्रेच होता है खुल जाना। सो स्ट्रेच इज द राइट वर्ड। सो द ड्रेस इजंट रियली टाइट, इट विल स्ट्रेच व्हेन यू वॉर्न इट। कि जब तुम पहन लोगे तो ये थोड़ी स्ट्रेच हो जाएगी। होता है ना, नए कपड़े पहन नए नए होते हैं तो टाइट लगते हैं, फिर वो स्ट्रेच हो जाते हैं तो खुल जाते हैं। तो इट विल स्ट्रेच नॉट एक्सपैंड। तो स्ट्रेच इज द राइट वर्ड। चलिए गाइस, नेक्स्ट। with his back to the old man, he stood at the window, fists clenched and his shoulders dashed with his choked sobbing. कि वो अपनी कमर पीट किए बूढ़े आदमी की तरफ, हाथ अपने टाइट किए और अपने कंधे लटकाए, वो सुबक सुबक के रो रहा था। एंड हिज शोल्डर शिवर्ड, शिवर्ड होता है कांपना, शुक होता है कंधे लटक जाना, वाइब्रेट कंपन होना, और मूव्ड हिलाना। तो आई थिंक इस कांपते नहीं है कंधे, कंधे लटक जाते हैं, मतलब नीचे झुक जाते हैं। तो विद हिज बैक टू द ओल्ड मैन, ही स्टूड एट द विंडो, फिस्ट्स क्लेंच्ड एंड हिज शोल्डर्स शुक विद हिज चॉक्ड सॉबिंग। के उसके कंधे झुक गए थे, मतलब उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा था या बुरा लग रहा था, जो भी है। तो यू शुक योर शोल्डर्स, यू बेसिकली यू इन द सेंस के मतलब कंधे लटक जाना, ठीक है, स्लाइड कर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 10। द bereaved, bereaved होता है जो दुखियाली, जो दुख मना रही होती है। द bereaved mother proudly received the gallantry award dash her brave son who had laid down his life in the recent war। कि अभी वॉर में जिस बेटे ने अभी अपनी कुर्बानी दी थी, उसके ब्रेव सन के लिए वो दुख बना रही थी, तो उसने उसके गैलेंट्री अवार्ड लिया। तो इन द नेम ऑफ, इन ल्यू ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ होता है किसी कारणवश, इन द नेम ऑफ उसके नाम पे, इन ल्यू ऑफ उस वजह से, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ उसकी जगह पर। सो द करेक्ट आंसर इज द ब्रीव्ड मदर प्राउडली रिसीव्ड द गैलेंट्री अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ हर ब्रेव सन हु हैड लेड डाउन हिज लाइफ इन द रिसेंट वॉर। सो ऑन बिहाफ ऑफ इज द राइट वर्ड, उसके जगह पे उसकी माँ ने गैलेंट्री अवार्ड लिया। चलेगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब आए हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। आपको एक सेंटेंस को 3 पार्ट में ब्रेक किया है और एक फोर्थ ऑप्शन दिया है नो एरर। आपको बताना है अगर किसी पार्ट में एरर है तो कौन से पार्ट में एरर है, तो हमें वो ढूंढना है। तो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन होते हैं ये। तो देखते हैं गाइस, नीदर द सर्वेंट्स नॉर द क्लर्क हैज़ डन दिस। तो गाइस अब नीदर नॉर में क्या रूल होता है, नीदर द सर्वेंट्स नॉर द क्लर्क, ना तो ये सर्वेंट्स ने किया है ना क्लर्क ने किया है। तो गाइस जो भी वर्ब, ठीक है, नाउन के ज़्यादा नज़दीक होती है वो उसको इन्फ्लुएंस, मतलब वो नाउन उसको इन्फ्लुएंस करता है। सो नीदर द सर्वेंट्स नॉर द क्लर्क हैज़ डन दिस। क्लर्क नज़दीक है, क्लर्क सिंगुलर है, उसके लिए हैज़ आ रहा है, तो बिल्कुल सही है यहाँ पे, नो एरर इज़ द करेक्ट आंसर। तो नीदर द सर्वेंट्स नॉर द क्लर्क हैज़ डन दिस, तो क्लर्क के लिए हैज़ ही आएगा, दैट इज़ करेक्ट। सो नो एरर इन द सेंटेंस। चलेगा इस क्वेश्चन नंबर 12। द कार विच वेंट पास्ट अस व्हेन वी वर ड्राइविंग ऑन द हाईवे मस्ट हैव बीन डूइंग एट लीस्ट 100 माइल्स एन आवर। गाइस इसमें आपको उसने एग्जाम में ना, पता नहीं ऑफिशियल आंसर की मैं क्या आंसर दिया होता इसका, लेकिन इसमें गलती थी। द कार विच वेंट पास्ट अस व्हेन वी वर ड्राइविंग नहीं, वाइल वी वर ड्राइविंग ऑन द हाईवे मस्ट हैव बीन डूइंग एट लीस्ट 100 माइल्स एन आवर। क्योंकि 2 साइमल्टेनियस सेक्शंस होते हैं ना, ठीक है, तो वो जब हम गाड़ी चला रहे थे तो हमारे साइड से जो गाड़ी गुजरी दोनों साथ साथ हो रहा है, तो साइमल्टेनियस सेक्शंस के लिए वेल नहीं वाइल यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था आपका वाइल। तो द कार विच वेंट पास्ट अस वाइल वी वर ड्राइविंग ऑन द हाईवे मस्ट हैव बीन डूइंग एट लीस्ट 100 माइल्स एन आवर। तो दैट वाज द करेक्ट आंसर हेयर। चलेगा इस थर्ड क्वेश्चन। राजू विल बी बैक होम इन एन ईयर आफ्टर हिज स्टे अब्रॉड। अब इसमें क्या गलती थी गाइस, ढूंढ सकते हो। राजू विल बी बैक इन एन ईयर आफ्टर हिज स्टे अब्रॉड। गाइस ईयर जो होता है हम इसको प्रोनाउंस करते हैं ईयर की तरह, लेकिन इसकी एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन ईयर होती है। तो इसके आगे हम एन नहीं क्या यूज़ करते हैं, अ यूज़ करते हैं। तो राजू विल बी बैक होम इन अ ईयर, इन अ ईयर होता है, इन एन ईयर नहीं होता, इन अ ईयर आफ्टर हिज स्टे अब्रॉड। तो यहाँ पे इन एन ईयर नहीं अ ईयर आना था। तो अगेन ऑप्शन बी वाज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आई हैव मच वर्क टू डू। वर्क इज अनकाउंटेबल,
आई हैव ठीक है, टू डू मुझे बहुत काम करने को है, तो आई हैव मच वर्क टू डू, अगेन नो एरर है गाइस, कोई गलती नहीं है सेंटेंस में, सेंटेंस इज करेक्ट एज इट इज। तो आई हैव मच वर्क टू डू, सेंटेंस बिल्कुल ठीक था कि मुझे बहुत काम है करने को अभी। एंड लास्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इनटू अ साइंस बेस्ड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन अंटिल द लेट 1800। क्या गलती है गाइस इसमें? साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इनटू अ साइंस बेस्ड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन अंटिल द लेट 1800। गाइस बेस्ड ऑफ नहीं होता, बेस्ड ऑन होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन इसके बुनियाद पे बनी है, तो बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑफ नहीं होता। तो अगेन ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, बेस्ड ऑफ नहीं, यहाँ पे बेस्ड ऑन आना था, बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन। सो ऑप्शन बी वाज योर करेक्ट आंसर। चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट उसने हमसे क्या पूछा है, ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइंड वर्ड, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द नियरेस्ट इन द मीनिंग। अच्छा, अब सिनोनिम ढूंढने हैं, सिनोनिम के 5 क्वेश्चंस आ गए हैं, तो जो अंडरलाइंड वर्ड है उसका हमें सिनोनिम बताना है। तो चलेगा, इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टुडे द न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ कार्नेज एंड वायलेंस। कार्नेज क्या होता है गाइस? खून, मतलब खून में लथपथ होना, दैट्स कार्नेज। सो ब्लडशेड। लस्ट होता है गाइस आपका पैशन, कंसर्न चिंता, सटायर होता है मजाक, मजाक उड़ाना, ठीक है, लेकिन ब्लडशेड इज द राइट सिनोनिम फॉर कार्नेज। कार्नेज होता है लहूलुहान। तो टुडे द न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ ब्लडशेड, कार्नेज एंड वायलेंस। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। Next, this religious gift that makes men human is still alive in Indian souls. Religious gift का क्या मतलब है यहाँ पे? Mystical मतलब जादू वाला, spiritual जो आपके spirit से related है, metaphysical जो समझ से परे है, philosophical जो सोचने में है, बस philosophy में है, नहीं। The right answer is spiritual. The spiritual gift that makes men human is still alive in Indian souls. कि हमारी आत्मा में अभी भी वो spiritual gift जिंदा है, that makes us human. तो यहाँ पे स्पिरिचुअल गिफ्ट आना चाहिए था, रिलीजियस का सिनोनिम यहाँ पे स्पिरिचुअल सही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन हाउ मच दिस सेफ्टी मीन्स टू एवरीवन। इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन, इमेजिन मतलब समझ पाना, तो फील करना, अंडरस्टैंड करना, थिंक करना या सी करना। तो इमेजिन का वैसे बच्चे थिंक लगा देते हैं, लेकिन इमेजिन का यहाँ मतलब इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, जो नियरेस्ट है मीनिंग में, तो जो यहाँ पे यूज हो सकता है, इट इज डिफिकल्ट अस टू थिंक या इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड हाउ मच सेफ्टी दिस सेफ्टी मीन्स टू एवरीवन। तो ये सोचना ही बहुत मुश्किल है, तो दिस इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इज द राइट वर्ड, नॉट थिंक। थिंक होता है सोचना कोई काम, लेकिन इमेजिन करना मतलब सोचना, समझना उसको। Next question, guys. Public service is not merely something that occupies the hours you are doing it, but invades all your life and experience and affects them in one way or the other. कि पब्लिक सर्विस सिर्फ एक 8 घंटे का काम नहीं है, पूरी जिंदगी, पूरा दिन ही लग जाता है इसमें एक तरह से आपका, और पूरी ज़िंदगी कंज्यूम हो जाती है। तो प्रिजर्व होता है बचाना, डिमोलिश होता है तोड़ के किसी बिल्डिंग को गिरा देना, कवर होता है उसको कवर करना, स्पॉइल होता है खराब कर देना। तो आई थिंक इट कवर्स ऑल योर लाइफ। कि पब्लिक सर्विस सिर्फ 8 घंटे की नौकरी नहीं है, लेकिन ये पूरी ज़िंदगी को कवर करती है, जिसमें आपको अपने मतलब एक तरह से दूसरी तरह से आपकी पूरी लाइफ को, पूरे दिन को इम्पैक्ट करती है। तो इट कवर्स ऑल योर लाइफ। एंड लास्ट क्वेश्चन गाइस, ही वाज इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th century. He was in the early part of the 20th century a staunch nationalist of the liberal fold. A staunch nationalist of the liberal profuse क्या होता है गाइस? profuse होता है जब कोई चीज़ बहुत उससे बहती है, profuse उसको बोलते हैं बहना। dogmatic होता है मतलब पुरानी सोच का होना, प्लेंटीफुल बहुत ज़्यादा, टॉलरेंट, लिबरल इज टॉलरेंट, यस, तो जो ज़्यादा कट्टर नहीं होता, जो थोड़ा सा नॉर्मल टॉलरेंट होता है, लिबरल होता है। सो टॉलरेंट इज़ द राइट वर्ड है। तो ये थे गाइस आपके EOAO एग्जाम जो 2021 में इंग्लिश सेक्शन में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, एंड आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जहां पर हमने पिछले 3 पेपर्स के PYQs को सॉल्व किया है। दोस्तों अगर आप इस एग्जाम की क्वालिटी रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना चाहते हैं फॉर दी स्पेशल कंपोनेंट, तो हमने आपके लिए एक स्पेशल बुक डिजाइन कर दी है, जहां पर आप लोगों को 1900 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs ऑफ IR एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, कंप्यूटर हम प्रोवाइड करें। चैप्टर वाइज MCQs हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन है और एज पर द लेटेस्ट सिलेबस एंड लेटेस्ट पैटर्न है। दोस्तों इसके साथ साथ आप हमारे ई स्टोर पे जाके सोशल सिक्योरिटी एक्ट की कंपाइल्ड बुक और लेबर लॉ की कंपाइल्ड बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। और दोस्तों अगर आप इस एग्जाम के हर एक कंपोनेंट की क्वालिटी रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए हमारी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है, जहां पर आप लोग हर एक कंपोनेंट के चैप्टर वाइज MCQs को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को 10 फुल लेंथ टेस्ट
फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन विद वीकली मेंटर टॉक सेशन और करंट अफेयर के भी आपको मंथली क्विज मिल रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज आप लोगों की क्वालिटी प्रिपरेशन में हेल्प करने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है 85% ऑफ का, जिसको आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कूपन कोड EPFO85। तो ये टेस्ट सीरीज आप लोगों को लास्ट मोमेंट में इस एग्जाम के लिए रेडी करने में काफी हेल्प करने वाली है। आप इसमें जो है एनरोल कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।